Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक खास अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी की एक ऐसी किताब के अध्याय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग स्कूल लेवल का समझकर छोड़ देते हैं। कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 की किताब और उसका अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये अध्याय सच कहूं तो सोने की खान है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे आज के स्रोत यही अध्याय है और इससे जुड़े सिविल सेवा परीक्षा के कुछ पुराने प्रश्न भी हैं। हमारा मिशन है ये देखना कि एक साधारण सी लगने वाली कहानी से गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को समझने वाले गहरे सबक कैसे निकाले जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। यह अध्याय सिर्फ एक कहानी सुनाकर खत्म नहीं हो जाता। ये हमें सिखाता है कि संविधान की किताबों में लिखे समानता जैसे भारी भरकम शब्द को जमीन पर कैसे उतारा जाता है। सही। हो सकता है प्रीलिम्स में इससे सीधा सवाल ना मिले, पर जीएस पेपर 2 में जहां सिविल सोसाइटी, गवर्नेंस और सामाजिक न्याय पर सवाल आते हैं, वहाँ के लिए तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वहां इस अध्याय की समझ आपको दूसरों से मीलों आगे कर देगी। ये दिखाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बनता है। तो एक तरफ संविधान है जो हर नागरिक को कानून के सामने बराबर मानता है, और दूसरी तरफ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जहाँ गरीबी, जाति, लिंग के आधार पर गहरी खाई मौजूद है। अध्याय इसी तनाव से शुरू होता है ना? हाँ, इसी से। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि असमानता है, बल्कि ये इशारा करता है कि इस असमानता के खिलाफ जो संघर्ष होते हैं वही हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल, और ये संघर्ष कई रूपों में होता है। अध्याय में महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों और गरीबों का जिक्र है। इन सभी समूहों की लड़ाई अलग अलग हो सकती है, पर उन सब का लक्ष्य एक ही है, गरिमा और बराबरी का हक पाना। सही कहा, गरिमा और बराबरी का हक पाना। और अध्याय इसी संघर्ष को समझाने के लिए हमें एक बहुत ही दमदार और जमीनी उदाहरण की तरफ ले जाता है। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ या टीएमएस। जी, टीएमएस। हाँ, टीएमएस की कहानी ये सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं लगती। ये भी दिखाती है कि कैसे विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं अक्सर उन लोगों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं जिनके पास सबसे कम होता है। हुआ क्या था तवा नदी पर? देखिए, कहानी शुरू होती है 1950s में। मध्य प्रदेश में तवा नदी पर एक बांध बनाने का फैसला हुआ, जो 1978 में जाके पूरा हुआ। अच्छा, काफी समय लगा। हाँ, कागज पर तो ये विकास था, सिंचाई होगी, बिजली बनेगी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। बांध की वजह से एक बहुत बड़ा जलाशय बना, जिसमें सतपुड़ा के जंगल का एक बड़ा हिस्सा और हजारों एकड़ खेती की जमीन डूब गई। ओहो। और वहां जो सदियों से रह रहे थे, जो वनवासी थे, वो अपने ही घरों से विस्थापित हो गए। यानी विकास की कीमत चुकाई वहां के मूल निवासियों ने, और जाहिर है उनकी आजीविका का साधन भी छिन गया होगा। सब कुछ छिन गया, जमीन गई, जंगल गया। अब उनके पास गुजारा करने के लिए बस वो विशाल जलाशय था। तो कुछ विस्थापित परिवारों ने उसमें मछली पकड़ना शुरू कर दिया। कुछ तो सहारा मिला। हाँ, पर कमाई ना के बराबर थी। फिर यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। 1994 में सरकार ने तवा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार निजी ठेकेदारों को नीलाम कर दिया। अच्छा, तो जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी सरकार ने छीनकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बिल्कुल। मुझे हैरानी इस बात की है कि अक्सर ऐसे मामलों में लोग चुप रह जाते हैं। यहाँ ऐसा क्या अलग था कि उन्होंने आवाज उठाने का फैसला किया? वो चिंगारी कहाँ से आई? यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। चिंगारी आई हताशा से और अन्याय के बोध से। ठेकेदारों ने आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। उन्होंने स्थानीय लोगों को धमकाकर वहां से भगाना शुरू कर दिया और बाहर से सस्ते मजदूर ले आए। तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। अब विस्थापितों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, और यहीं पर उन्होंने संगठित होने का फैसला किया। उन्होंने तवा मत्स्य संघ यानी टीएमएस नाम का एक संगठन बनाया। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हाँ,
ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। गांव-गांव में बैठकें हुई, लोगों को समझाया गया कि अकेले लड़ेंगे तो कुचल दिए जाएंगे, लेकिन एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो सुनी जाएगी। और उन्होंने अपनी आवाज कैसे उठाई? क्या तरीके अपनाए उन्होंने? उन्होंने लोकतांत्रिक विरोध के रास्ते चुने। उन्होंने रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए और चक्का जाम का आयोजन किया। चक्का जाम मतलब सड़कें रोक दी? हाँ बिल्कुल, मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया ताकि सरकार और मीडिया का ध्यान उनकी मांगों की तरफ जाए। और उनकी मांग क्या थी? मांग बहुत सीधी थी। जिस जलाशय ने हमारा घर और जमीन छीनी है, उस पर आजीविका का पहला हक भी हमारा ही होना चाहिए। और सरकार पर इसका असर हुआ या फिर इसे भी बाकी विरोध प्रदर्शनों की तरह नजरअंदाज कर दिया गया? शुरू में तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन टीएमएस का विरोध लगातार और मजबूत होता गया। जब चक्का जाम से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा तो सरकार पर दबाव बना। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई। एक कमेटी? जी, उस समिति ने गांव वालों के पक्ष को सुना, उनकी दलीलों को समझा और सिफारिश की कि लोगों की मांग जायज है। समिति ने कहा कि जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार गांव वालों को ही मिलना चाहिए ताकि उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। ये तो आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि तवा बांध के विस्थापितों को ही मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाएगा। वाह! और वो भी 5 साल के पट्टे पर। और फिर वो दिन आया 2 जनवरी 1997, जब तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों ने नए साल में पहली बार अपने जलाशय में आजादी से मछली पकड़ी। वो एक सिंबॉलिक दिन रहा होगा उनके लिए। बहुत। ये उनके लिए सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, ये उनकी गरिमा की वापसी थी। कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी एक सफल आंदोलन के रूप में, लेकिन असल काम तो शायद अधिकार मिलने के बाद शुरू हुआ होगा, है ना? उस अधिकार को एक स्थायी व्यवस्था में कैसे बदला गया? बिल्कुल, और यहीं पर टीएमएस की दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने सिर्फ अधिकार लेके जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उस अधिकार का फायदा हर सदस्य तक पहुंचे। कैसे? उन्होंने एक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव की स्थापना की। ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल है, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए। 3 गुना आय बढ़ना तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन ये सहकारी मॉडल काम कैसे करता था? क्या सिर्फ मछली खरीदकर बेचना ही इसका काम था? नहीं, इसका ढांचा इससे कहीं ज्यादा मजबूत था। सहकारी समिति ने बिचौलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मिडलमैन को हटा दिया? हाँ, पहले ठेकेदार या व्यापारी मछुआरों को बहुत कम दाम देते थे और बाजार में कई गुना ऊंचे दाम पर बेचते थे। सारा मुनाफा उनकी जेब में जाता था। अब टीएमएस की सहकारी समिति हर मछुआरे से एक तय और उचित मूल्य पर मछली खरीदती। अच्छा। फिर समिति उसके सही रखरखाव, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का इंतजाम करती और उसे सीधे बाजार में बेचती। यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक की पूरी चेन पर समुदाय का नियंत्रण हो गया। एकदम सही। और इससे जो भी मुनाफा होता वो वापस समिति के सदस्यों यानी मछुआरों में ही बट जाता। यही नहीं, जब मछुआरों की आय बढ़ने लगी तो समिति ने उन्हें सस्ते ब्याज पर लोन देना शुरू किया। अच्छा। ताकि वे अपने जाल ठीक करा सकें, नई नाव खरीद सकें। उन्होंने एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकोसिस्टम बना लिया था। वाह। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक वैकल्पिक गवर्नेंस मॉडल था जिसे लोगों ने खुद बनाया था। ये जीवंत दस्तावेज वाली बात बहुत अहम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि समाज के साथ साथ उसकी व्याख्या भी बदलती रहती है। बिल्कुल सही। और ये बहुत दिलचस्प है कि टीएमएस ने किस आधार पर ये लड़ाई लड़ी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू लाइफ का सहारा लिया। राइट टू लाइफ? जी। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस के बाद अपनी कई व्याख्याओं में बार बार कहा है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है जिसमें आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। टीएमएस ने इसी कानूनी समझ को अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ा। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक प्रावधान एक आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। तो मतलब संविधान लोगों को सिर्फ अधिकार देता नहीं है, बल्कि लोग अपने संघर्षों से संविधान को और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाते हैं। आपने पूरी बात का सार कह दिया। संविधान निर्माताओं ने हमें एक ढांचा दिया, लेकिन समाज की नई चुनौतियों के जवाब में उस ढांचे को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम पर यानी नागरिकों पर निर्भर करता है। सही। टीएमएस का संघर्ष या पर्यावरण से जुड़े आंदोलन या हाल के डिजिटल प्राइवेसी के अधिकार की लड़ाई, ये सब दिखाते हैं कि नागरिक कैसे संविधान को नए अर्थ देते हैं।
इसी से लोकतंत्र जिंदा रहता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देना नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों पर लगातार नजर रखना और अपने हक के लिए आवाज उठाना भी है। टीएमएस की कहानी दिखाती है कि आर्थिक अधिकारों के लिए संगठित होना कितना जरूरी है। क्या हम इसी तरह के पैटर्न भारत में दूसरे सामाजिक संघर्षों में भी देखते हैं, जैसे कि दलितों के मंदिर प्रवेश आंदोलन या महिलाओं के समान वेतन के लिए किए गए संघर्ष? हाँ, पैटर्न काफी मिलता जुलता है। आप 1970s के दशक के चिपको आंदोलन को देखिए। हाँ, उत्तराखंड का। जी, जब जंगल काटने के लिए ठेकेदार आए तो वहां की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया। वो सिर्फ पेड़ नहीं बचा रही थीं, वे अपना जंगल, अपनी आजीविका, अपने पर्यावरण सब कुछ बचा रही थीं। सही बात है। या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखिए, जो बड़े बांधों से होने वाले विस्थापन के खिलाफ दशकों तक चला। इन सभी में एक बात कॉमन है, हाशिए पर मौजूद समुदाय अपने अधिकारों के लिए संगठित होते हैं और सरकार की नीतियों को चुनौती देने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अध्याय में इस बात का भी जिक्र है कि इन संघर्षों में लोग अपनी बात कहने के लिए सिर्फ नारों और प्रदर्शनों का ही सहारा नहीं लेते, बल्कि कला और संस्कृति का भी इस्तेमाल करते हैं। ये एक और बहुत ही मजेदार पहलू है। जब आप लोगों से उनकी पहचान और गरिमा छीनते हैं तो वे अपनी आवाज को कला के जरिए जिंदा रखते हैं। गीत, कविताएं, नाटक, ये सब विरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं, जो पूछते हैं कि उनके हिस्से का आसमान उन्हें क्यों नहीं मिलता। सही। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति संघर्ष को एक भावनात्मक गहराई देती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम एक यूपीएससी अभ्यर्थी के नजरिए से समेटें तो ये साफ है कि समानता का संघर्ष एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सीधी रेखा में नहीं चलती, और संविधान इस संघर्ष में एक गाइड और एक हथियार दोनों की भूमिका निभाता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और ये सीधी भी नहीं है। टीएमएस को जीत मिली, लेकिन ऐसे कई आंदोलन हैं जो सफल नहीं हो पाते। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन कितना मजबूत है, नेतृत्व कैसा है, मीडिया का कितना ध्यान है और उस समय की राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है। सही। सिविल सेवा परीक्षा के लिए इन जमीनी आंदोलनों को समझना भारतीय लोकतंत्र की एक गहरी और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है। यह आपको किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर दिखाता है कि नीतियां जमीन पर कैसे काम करती हैं या क्यों फेल हो जाती हैं। आज की चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। टीएमएस ने अपने अधिकारों को जीतने के बाद सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक सहकारी मॉडल का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। समकालीन भारत में खासकर कृषि संकट और महिला स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में सहकारी आंदोलन आर्थिक असमानता से लड़ने में और कहां-कहां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें आज के दौर में किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जानकारीपूर्ण विश्लेषण लाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप के जरिए हमें समर्थन देना ना भूलें। आपका सहयोग हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.